Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zaroon. I welcome you all on Hotspot Study and hope that you are doing well in your life and hope that you have subscribed our YouTube channel. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का कंटेंट हम बार बार आप लोगों के लिए इसी चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। ठीक, तो आज हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया BA ऑनर्स पर्शियन सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जिसका आप लोग बहुत दिनों से तमन्ना कर रहे थे। बहुत दिनों से इस पार्ट का या इस तरह के नोट्स का, इस तरह के मटेरियल का आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। आप लोगों का वेट फाइनली ख़त्म होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं BA ऑनर्स पर्शियन नोट्स सब्जेक्टिव पार्ट विल बी कवर्ड ओनली वी आर गोइंग टू कवर हियर सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, और मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर दिखा दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डील करेंगे। ठीक, सो आप यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके बाद BA ऑनर्स पर्शियन नोट्स, उसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे इसमें पार्ट बी जो कि सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक, और एक वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस डील किया करेंगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, सो पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन, उसके बाद मैं इसके बाद पार्ट 2 लेके आऊँगा, पार्ट 3 लेके आऊँगा, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। 5 पार्ट में ये पूरा मतलब हमारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया BA ऑनर्स पर्शियन का जो सब्जेक्टिव का जो सिलेबस है। और आप अगर 5 पार्ट को अगर आप मतलब मल्टीपल करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15 टोटल क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, सो पर डे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आप लोगों के लिए डालूँगा। उसके बाद आप लोग उस वीडियो को देखना, और ये जो मटेरियल आपको चाहिए PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें और आपको वहीं पे फाइल्स में जाके PDF मिल जाएगी। ठीक, ओके, लेट्स सी जो क्वेश्चंस हैं, जो मतलब सवालात आए हुए हैं वो कौन कौन से सवालात हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 साल के पेपर इस PDF के साथ लगा दिए हैं। आप इनमें देखें तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। हिंदुस्तानी ज़बानों पर फ़ारसी के असरात उन्वान पर एक मुख्तसर नोट लिखें। ठीक है, हिंदुस्तानी ज़बानों पर फ़ारसी के असरात, ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक मजमून है। इस पर आपको एक मकाला लिखना है, एक नोट लिखना है, एक ऐसे लिखना है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बात मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि आप जो पर्शियन के अंदर BA ऑनर्स पर्शियन में जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट आता है उसमें आप माध्यम कोई सा भी चुन सकते हैं। आप हिंदी चुन सकते हैं। ठीक, हिंदी के साथ साथ आप उर्दू में लिख सकते हैं जो आंसर्स हैं आपके। उर्दू के अलावा आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 माध्यम हैं, ये 3 मतलब मेथड हैं। आप इन मीडियम्स का इस्तेमाल करेंगे अपना आंसर लिखने के लिए। किसी को उर्दू नहीं आती है तो वो हिंदी में लिख दे, किसी को हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश का यूज़ कर ले। लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको उर्दू ज़बान में मिलेंगे। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, मुझे फ़ारसी ज़बान क्यों पसंद है। इसको हम लोग इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में डील करेंगे इस क्वेश्चन को, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग 3rd या 4th पार्ट में डील करेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द होली फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन इंडिया। हिंदुस्तान में जश्न होली मनाने के हवाले से एक मुख्तसर मजमून लिखें। इसको भी हम लोग बाद में इसको देखेंगे 3रे या 4th पार्ट में। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, झेल में से किसी एक पर रिपोर्ट पेश करें। इनमें से हम लोग आज जो डील करने जा रहे हैं वो मेरा पसंदीदा शायर। ठीक है, इसके अलावा अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तालीम की अहमियत पर एक मुख्तसर नोट लिखे। इसको हम लोग 3rd पार्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे जो सवाल है, आप अपने मकसद हयात के बारे में लिखें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। आपको मतलब 6 के 6 क्वेश्चन करना रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2016 का पेपर है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मौजूदा ज़माने में फ़ारसी की अहमियत पर एक मजमून लिख के। इसको आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, राइट अ नोट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन एट दिस टाइम। उसके बाद अगला यहाँ है, हिंदुस्तान में तालीम की अहमियत पर एक मुख्तसर मजमून लिखें। ये मैं आपको 3rd पार्ट में कराऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगला है यहाँ पे, किसी एक मशहूर फ़ारसी किताब पर मकाला तहरीर कीजिए। ठीक, इसको 2nd पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। किसी एक हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी का तारुफ पेश कीजिए, ये भी 2nd पार्ट में आएगा।
उसके बाद राइट अ नोट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, मीडिया यानी सहाफ़त के बारे में एक नोट लिखें। नीचे दिए अनावीन में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखें। सो मेरा पसंदीदा त्यौहार, इसको आज इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा 2016 का ये नीचे वाला है, उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो 2018 का है, ठीक। ओके, आइए हम लोग अपना जो पहला क्वेश्चन है आज का 3 क्वेश्चंस में से उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पे जो पहला सवाल नंबर 1 है, मौजूदा ज़माने में फ़ारसी की अहमियत पर एक मज़मून लिखिए, ठीक। सो फ़ारसी की क्या अहमियत है उस पर आपको एक मज़मून लिखना है, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। सो जिस अंदाज़ में मैं आप लोगों को ये नोट्स बना के दे रहा हूँ, ठीक है, आपको सेम उसी अंदाज़ में याद कर लेना है। आप इन नोट्स को प्रिंट आउट करा सकते हैं, या अगर प्रिंट आउट ना कराएं तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आइए पहला जवाब देखते हैं। फ़ारसी ज़बान की अहमियत की ख़ास वजह ये है कि अरबी के बाद मुसलमानों ने जिस ज़बान को अपनाया है वो फ़ारसी ही है, ठीक। सो अरबी के बाद जिस ज़बान को मुसलमानों ने अपनाया वो फ़ारसी ज़बान है। उलूम इस्लाम का अहम ज़ख़ीरा फ़ारसी ज़बान में मौजूद है, जिसमें कई अहम तफासिर, शुरूह हदीस और फ़िक़्ह की किताबें शामिल हैं। तो आप अपना जो आंसर लिखेंगे सेम इसी अंदाज़ में लिखेंगे कि फ़ारसी ज़बान की जो अहमियत है वो ये है कि अरबी के बाद मुसलमानों ने जिस ज़बान को अपनाया था, जिस ज़बान को फॉलो किया था वो फ़ारसी ज़बान थी, ठीक है। इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया का जो आपको अहम ज़ख़ीरा मिलेगा, जो मदारिस इस्लामिया के अंदर जो उलूम पढ़ाए जाते हैं, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जैसे तफसीर की है या हदीस की है, वो आपको मतलब फ़ारसी ज़बान में ही मिलेंगी, ठीक है। फ़ारसी एक हिंद यूरोपी ज़बान है जो ईरान, अफ़गानिस्तान और तजिकिस्तान में बोली जाती है। ये 3 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे मतलब फ़ारसी ज़बान बोली जाती है, ईरान, अफ़गानिस्तान और तजिकिस्तान। फ़ारसी को ईरान, अफ़गानिस्तान और तजिकिस्तान में दफ्तरी ज़बान की हैसियत हासिल है, ठीक। फ़ारसी आलम इस्लाम और मगरबी दुनिया के लिए अदब और साइंस में हिस्सा डालने का एक अहम ज़रिया रही है, ठीक। देखिए, जो फ़ारसी ज़बान है उसको ईरान में फ़ारसी ही बोला जाता है, अफ़गानिस्तान में दारी बोला जाता है और तजिकिस्तान में ताजिक बोला जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो सफ़ा है वो इसी मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड है। फ़ारसी ज़बान दुनिया की चंद नहायत दिलकश और शीरी ज़बानों में से एक है, जो ज़हन व शऊर की बालिदगी का एक वाफिर सरमाया अपने दामन में लिए हुए है, जिसकी वजह से आलमी अदबियात में फ़ारसी अदब को एक ख़ास और बुलंद मकाम व मर्तबा हासिल है, ठीक। हिंदुस्तान के वस्ता अहद की सियासी, समाजी, तहज़ीबी, अखलाक़ी, तमद्दुनी और सक़ाफ़ती तारीख़ के असली मराजे व मसादिर फ़ारसी ज़बान में पाए जाते हैं, ठीक है। आप तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुग़लिया सल्तनत थी 1526 से 1857 तक जिसने रूल किया है, तो उसकी आप सरकारी ज़बान देखें तो पर्शियन ज़बान ही थी, ठीक है। तो आपको जो वस्ते हिंदुस्तान का जो मतलब मेडावल जो एज है, इंडियन हिस्ट्री की जो मेडावल एज है, तो उसमें आपको सियासी अगर कोई चीज़ देखना है या सोशल कोई चीज़ देखना है या तहज़ीबी कोई चीज़ देखना है, तो आपको जो असल मर्जा है फ़ारसी ज़बान उसकी तरफ रुजू करना पड़ेगा, ठीक। वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की सही तारीख़ जानने के लिए फ़ारसी के अलावा किसी और ज़बान के मसादिर व मराजे पर एतमाद करना मुजरिमाना गफलत के मुतरादिफ़ है, ठीक। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम फ़ारसी ज़बान को ख़ुद सीखें और दूसरे लोगों को इस ज़बान के सीखने पर और उसे ज़िंदा व जावेज़ ज़बान बनाने पर आमादा करें, ठीक। फ़ारसी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसने हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरून मुल्क जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान वग़ैरह में मुलाज़मत के इम्कानात पैदा किए हैं और सैकड़ों हज़ारों लोगों को इस ज़बान ने रोज़गार अता किया है। तो ये आपका मतलब पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। ये 2.5 सफ़े पर मुश्तमिल है, ठीक। आप देखें तो यहाँ से मतलब एक सफ़ा ये पूरा हो जाएगा कि फ़ारसी ज़बान की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। उसके बाद यहाँ से दूसरा सफ़ा स्टार्ट होता है। उसके बाद ये तीसरे सफ़े का मतलब आधा सफ़ा ये है। तो आप अपना आंसर इस अंदाज़ में लिख के आइएगा, ठीक है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूँ, एक ऐलान कर दूँ। वो ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से ऑफिशियली कोचिंग करा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ऑनर्स अरबिक की, बी ऑनर्स पर्शियन की और बी ऑनर्स उर्दू और बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ की।
ये जो मतलब हमारा सिलसिला चला आ रहा है पिछले 2 साल से ऑफिशियली और पिछले 3 सालों से अनऑफिशियली, इसको हम लोग इंशाल्लाह 2023, 24 और 25 में भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो आप में से जो जिस मदरसे के मतलब मुतालिम है, जो स्टूडेंट जिस मदरसे में पढ़ता है, तो वहाँ वो इस चीज़ को मतलब फैलाए, इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का प्रचार करे, लोगों को बतलाए कि मोइन ज़ारून सर मतलब इस टाइप की कोचिंग कराते हैं। सो यहाँ पे मतलब मैंने एक नोट भी लिख दिया है, JMI बैच 2023-24 बी ए अरबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़। अगर आप या आपके अहबाब में से कोई भी शख्स जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इस्लामिक स्टडीज़ 2023-24 की तैयारी करने के ख्वाह हैं तो वो हमसे रब्ता करें। यहाँ पे मेरा रब्ता नंबर लिखा हुआ है 90 694 47 264। और ये जो बैच है 2023 वाला, वो 1 जनवरी 2023 से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सनाबिल से होंगे, ठीक है, तो वो सनाबिल के अंदर इस चीज़ को दूसरे बच्चों को बतलाएं, जो उनके नीचे वाली जो क्लासेस हैं उनमें मतलब इस चीज़ को फैलाएं कि अगर आपको अरबी की कोचिंग करना है, उर्दू की कोचिंग करना है या पर्शियन की कोचिंग करना है तो आप मतलब सर से रब्ता करें, मोइन ज़ारून सर हैं, ठीक है। आप में से जो नदवा में पढ़ते हैं वो नदवा के बच्चों को बतलाएं, जो देवबंद में पढ़ते हैं वो देवबंद के बच्चों को बतलाएं, जो सल्फिया में पढ़ते हैं वो वहाँ पे नीचे वाली जो क्लासेस हैं उन बच्चों को बतलाएं, सो डैट मतलब बच्चे मदारिस इस्लामिया के बच्चे एक अच्छा करियर बना सकें, एक गुड करियर बना सकें इन यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे जामिया हो या अलीगढ़ हो या JNU हो, ठीक है। देखिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है और क्या चीज़ मतलब एग्ज़ाम में लेके जाना है, क्या चीज़ आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोचिंग ही बतला सकती हैं। इसके अलावा आई थिंक नोबडी कैन टीच यू, नोबडी कैन लर्न यू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फ़ीस में हम लोग पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप इस चीज़ को मतलब बच्चों को बतलाएँ, ठीक है, और इस चीज़ को मतलब फैलाएं अपने मदारिस में, चाहे सल्फिया हो या सनाबिल हो या देवबंद हो या नदवा हो या आप किसी भी मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को आप बतलाएं लोगों को, ठीक। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए अनावीन में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखें। सो इसमें 3 मौज़ूआत हैं, पहला है मेरा पसंदीदा त्यौहार, दूसरा है ईमानदारी, तीसरा है पसंदीदा खेल। तो हम लोग जो मौजू चुनने जा रहे हैं वो है पसंदीदा खेल। इस पे हम लोग इंशाल्लाह खामा फरसाई करेंगे, इस पे इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे, ठीक। सो पसंदीदा खेल के बारे में मैं आप आंसर यहाँ पे देखिए, मैं हर खेल को खेलना अच्छा समझता हूँ लेकिन हॉकी मेरा पसंदीदा खेल है। मैंने हॉकी के बारे में इस वजह से लिखा है कि आप लोग क्रिकेट के बारे में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू नो अबाउट क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आप लिख सकते हैं, फुटबॉल के बारे में आई थिंक आप लिख सकते हैं, लेकिन हॉकी जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है तो इसके बारे में लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक। सो आप हॉकी के बारे में आप लिख सकते हैं, क्रिकेट के बारे में लिख सकते हैं, फुटबॉल के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक। सो मैं हर खेल को खेलना अच्छा समझता हूँ लेकिन हॉकी मेरा पसंदीदा खेल है। क्रिकेट और फुटबॉल की तरह ये भी बहुत दिलचस्प खेल है। इंग्लैंड में इस खेल की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। हॉकी टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी के पास एक हॉकी होती है। हॉकी के लिए बिल्कुल हमवार मैदान होता है ताकि खिलाड़ियों को खेलने में किसी किस्म की मशक्क़त का सामना ना करना पड़े। दोनों तरफ आमने सामने 2 गोल होते हैं जिनके पीछे जाल लगा हुआ होता है। जो खिलाड़ी उसमें खड़ा होता है उसे गोल कीपर कहा जाता है, वो गेंद को गोल में जाने से रोकता है। वैसे तो तमाम खिलाड़ी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं मगर सेंटर फॉरवर्ड गेंद को आगे पीछे ले जाने में और गोल करने में एक अहम रोल प्ले करता है। मैच के दौरान में फ़ैसला करने के लिए एक जज होता है जिसको खेल की ज़बान में रेफरी कहा जाता है। ये दोनों फ़रीक़ैन से कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करवाता है, खेल को शुरू और बंद कराता है और मैच के जीतने का फ़ैसला भी रेफरी ही देता है। हॉकी खेलने से जिस्म चाको चौबंद रहता है और जिस्म की वर्जिश भी हो जाती है और इंसान सुस्ती व काहली और मोटापे के शिकार से बचा रहता है, ठीक। तो हमारे ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब यहीं पे मतलब ख़त्म होता है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक इल्तिमास ये करना चाहता हूँ कि आप में से जो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, 100 देखें या 200 देखें या 300 देखें, उनका फ़रीज़ा क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इसको और लोगों तक मतलब शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए, जिस चीज़ का आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बी ऑनर्स पर्शियन हो या इस्लामिक स्टडीज़ हो,
तो होता ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए तो आप दूसरों की मदद करिए, ठीक है। क्योंकि हदीस भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की मदद में लगा हुआ रहता है जब बंदा दूसरे की मदद करता रहता है। तो अब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप दूसरों की मदद करिए, दूसरा तीसरे की मदद करेगा, तीसरा चौथे की मदद करेगा। तो इस अंदाज़ में मतलब लोगों की मदद होती रहेगी और लोग जामिया के अंदर मतलब आते रहेंगे, ठीक है। सो आपके पास जितने भी मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप हों, आप वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करिए। टेलीग्राम पे आप जहाँ जहाँ जिन जिन ग्रुप्स में ऐड हैं आप वहाँ पे इसको शेयर करिए। बिकॉज इस तरह का मटेरियल आई थिंक मौजूद नहीं है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा, ठीक है। मेरा भी जो चैनल है आपको उस पर ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। 6 साल के पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, पर्शियन के हों या उर्दू के हों या अरबिक के हों, ठीक है। बट आपको सब्जेक्टिव का मटेरियल आई थिंक यूट्यूब पे मेरे अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप जिस स्टूडेंट को जानते हैं कि वो पर्शियन की तैयारी कर रहा है, उसके पास मटेरियल नहीं है, तो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दीजिए और साथ में मतलब उससे कहिए कि आप इस तरह की वीडियोस देखिए और इसको मतलब शेयर करते रहिए, ठीक है। आप अगर हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प की जाएगी, अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो आप मतलब आप लोगों की भी हेल्प नहीं की जाएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3, लाल किले पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। ओके। सो लाल किले पे मौजू है, लाल किले पे मतलब सवाल आया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग इंशाल्लाह 2 सफ़े में कंप्लीट करेंगे, ठीक। सो दरियाई जमुना के किनारे वाक़ लाल किला मुग़लिया सल्तनत की एक अजीम यादगार है। मुग़लिया सल्तनत के अजीम बादशाह शाहजहाँ ने उसे 17वीं सदी में दिल्ली में बनवाया था। इसी किले के अंदर तख्त ताऊस वाक़ है जहाँ बैठकर मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इस किले से हिंदुस्तानी अवाम को खिताब करते हैं, ठीक। सन 1857 ईस्वी के गद्र के दौरान अंग्रेज़ों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को किले से निकल जाने का हुक्म दिया था। फिर बाद में उन्हें कुतुब मीनार मुंतकिल कर दिया गया था। सन 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक लाल किले पर बरतानवी फ़ौज का कब्ज़ा रहा और इस अरसे में उन्होंने अक्सर हिंदुस्तानी कैदियों को कैद रखा। वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद लाल किले के बेशतर हिस्से हिंदुस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में आ गए। किले के 2 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक दहली दरवाज़ा है जो अवामुन्नास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरा दरवाज़ा लाहौरी दरवाज़ा कहलाता है जिसको उस्ताद लाहौरी के नाम से याद किया जाता है, ठीक है। सो ये हमारे मतलब 3 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जो सेकंड पार्ट है उसको हम बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट किया करें और शेयर करें। देखिए आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट लाता रहूँगा। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको इस तरह का कंटेंट लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले कंटेंट पे रिसर्च किया जाता है, ठीक है। रिसर्च करने के बाद उसको कॉपी पे लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी पीडीएफ बनाई जाती है। उसके बाद पीडीएफ बनाने के बाद उसकी नज़रसानी की जाती है कि कंटेंट सही है या गलत है। फिर उसके बाद उसको यूट्यूब पे लाया जाता है, फिर वीडियो वगैरह बना के मतलब यूट्यूब पे लाया जाता है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग मतलब जो भी मतलब यूट्यूबर्स मेहनत कर रहे हैं या जिनकी वीडियोज़ आप देखते हैं उनकी वीडियोज़ को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह का कंटेंट मुस्तक़बल में देखना चाहते हैं, ठीक।